निकोला टेस्ला 20वीं सदी के दुनिया के सबसे ज्यादा जाने माने प्रभावशाली वैज्ञानिक, इंजीनियर और खोजकर्ता, जिन्होंने अपनी लगभग पूरी जिंदगी वैज्ञानिक खोजें करने में ही खपा दी। निकोला टेस्ला कौन थे, कहां से ताल्लुक रखते थे, उनके जीते जी लोगों ने उनकी कदर क्यों नहीं की। इतनी खोजें करने वाला और वैज्ञानिक दुनिया में इतने ज्यादा कंट्रीब्यूशन देने वाला शख्स अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में एक मामूली से होटल में रहने को मजबूर क्यों हो गया था। इससे भी अजीब बात यह थी कि उस होटल के रूम का पिछले 6 सालों से कोई भी बिल पे नहीं हुआ था और उसी होटल में साल 1943 में 7 जनवरी को रूम नंबर 3327 3327 के अंदर से निकोला टेस्ला की लाश बरामद की गई थी। लेकिन आखिर ये सब कैसे हुआ, आइए जानते हैं। रशिया के एक गांव के करीब एक छोटे से डैम के किनारे पर एक बच्चा खड़ा था। उस बच्चे ने पानी में छलांग लगाकर गोता लगाया और अपने बाकी दोस्तों से पहले डैम के दूसरी तरफ निकल जाने की कोशिश की, लेकिन फिर पानी के अंदर उसकी सांसें फूलने लगी। अब उसने गहरी गोताई से सांस लेने के लिए ऊपर की तरफ तैरना शुरू किया और जैसे ही अपना सर ऊपर उठाया तो उसका सर बजाय खुले पानी में आने के लकड़ी की एक छत से जा टकराया। ये लकड़ी की छत डैम का नीचे वाला हिस्सा था और वो बच्चा अब डैम के उस हिस्से में फंस चुका था जिसके नीचे से पानी गुजरता था और ऊपर लकड़ी की एक मजबूत छत थी। अब डैम के नीचे सांस लेने के लिए 1 इंच की भी जगह नहीं थी। इस पर ये कि यहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा था। ये छोटा सा नाउम्र लड़का समझ ही नहीं पा रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए और किस दिशा की तरफ तैरना चाहिए जिससे वो जल्दी पानी से बाहर निकल सके। वो बच्चा पानी के नीचे ही नीचे कुछ मीटर तक तैरता और फिर किसी लकड़ी के पिल्लर या छत से टकरा जाता। कुछ ही देर बाद जब वो बच्चा थककर बेदम हो चुका और सांस की डोरी बस टूटने ही वाली थी तो उसी वक्त उसकी आंखों पर एक रोशनी टकराई। अब उस बच्चे ने रोशनी की तरफ ऊपर को किसी तरह तैरकर उठना शुरू किया तो ये रोशनी ऊपर डैम के तख्ते में से होकर अंदर आ रही थी जहां चंद इंच खुली जगह थी। अब इस दरस से या छोटे से खुले हिस्से से वो पानी से बाहर तो निकल नहीं सकता था। सो थोड़ी देर सांसें लेकर वो एक बार फिर से रास्ता तलाश करने के लिए पानी के अंदर गोता लगाने लगा। रास्ता ढूंढते ढूंढते जब उसकी सांसें टूटने लगती तो वो इसी छोटी सी खुली जगह पर वापस आकर अपनी सांसें बहाल कर लेता। ऐसा कई बार करने के बाद आखिरकार एक दिशा में उसे रास्ता मिल गया और वो लकड़ी की डैम के छत के नीचे से खुले पानी में निकल आया और उसकी जान जाते जाते रह गई। दोस्तों, ये छोटा सा नाउम्र लड़का अगर उस दिन मर जाता तो शायद आपके हाथ में आज ना तो रिमोट कंट्रोल होता, ना दुनिया के हर देश में सस्ती बिजली पहुंच रही होती, ना एक्सरे मशीन्स होती और ना ही हम आज सोलर पैनल से बिजली बना रहे होते। ये छोटा सा लड़का कोई और नहीं बल्कि वो है जिसे आज हम और आप निकोला टेस्ला कहकर याद करते हैं और आज जिन्हीं की पूरी जिंदगी आपके सामने खोलकर रखी जाएगी। ये 9 जुलाई 1856 1856 की रात थी जहां पर आज यूरोपीय देश क्रोएशिया मौजूद है। इसी के गांव स्मिलियन लीका में एक तूफान आया हुआ था। रात के तकरीबन 12 बजे थे। कड़कती हुई बिजली और तेज तूफान की वजह से गांव के करीब जंगल से गहरी सनसनाहट की आवाजें गूंज रही थी। जंगल के किनारे एक लकड़ी के मकान में तूफान के अलावा भी एक छोटे से बच्चे के रोने का शोर उठ रहा था। ये एक ऐसे बच्चे की आवाज थी जो बस अभी अभी इस दुनिया में आया था। इसकी बीमार माँ अभी तो अपने बच्चे का मुंह देख ही रही थी कि तभी पास खड़ी नर्स अचानक बोल पड़ी। उसने कहा, ये तूफानों का बच्चा है, न जाने कैसी किस्मत लाया हो। लेकिन माँ ने कहा, नहीं, मेरा बेटा रोशनियों का जना है। और दोस्तों, कुदरत का सितम देखिए कि इन दोनों की ही बात एकदम सच निकली। ये बच्चा आगे चलकर रोशनियों से खेलता रहा और तूफानों से लड़ता भी रहा, सिर्फ मुहावरे में नहीं बल्कि असल जिंदगी के अंदर भी, क्योंकि यही बच्चा 700 इजादात और 700 खोजें करने वाले वैज्ञानिक निकोला टेस्ला खुद थे, जिन्हें घर में सब प्यार से निकी कहा करते थे। निकी के नाना और परनाना दोनों वैज्ञानिक थे। वो छोटी छोटी खोजें करके उन्हें रजिस्टर करवाते रहते थे। निकी की माँ भी अपने पिता से बहुत मुतासिर थी। वो भी घर के अंदर अपने खानदान की मदद के लिए छोटी छोटी चीजें डिजाइन और तैयार कर लेती थी। जब वो अपने 4 बच्चों के लिए अंडे बनाने लगती तो उसे अंडे फेंटने में यानी मिक्स करने में काफी वक्त लगता
सो उसने 2 फॉक्स या 2 कांटे साथ जोड़कर पीछे एक लकड़ी लगा ली और दोनों हाथों से मसल कर गोल गोल घुमाने लगी। अब इसकी मदद से वो बहुत ही कम वक्त में अंडे फेंट लिया करती थी, लेकिन ये करते हुए भी उसके हाथ दुखने लगते थे। निकी अपनी माँ का लाडला था। फिर बड़े बेटे के एक हादसे में मर जाने के बाद निकी ही अब सबसे बड़ा भी था। सो वो अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता और हमेशा माँ की तरफ ही ध्यान रखता, उसे देखता ही रहता। जब उसने एक दफा देखा कि अंडे फेंटते फेंटते उसकी माँ के हाथ थक जाते हैं, तो वो सोचने लगा कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मेरी माँ की मदद हो सके। अभी वो सोच ही रहा था कि उसकी माँ ने कहा, काश मैं किसी पढ़े लिखे वैज्ञानिक की तरह होती तो एक छोटी सी मोटर बना लेती जो इस अंडे फेंटने वाली मशीन को खुद ब खुद चलाती। इससे शायद मेरे हाथ कभी न थकते। निकोला टेस्ला या नन्हे से निकी अभी 10 साल से भी छोटे थे। उन्होंने दिल ही दिल में सोचा कि मैं अपनी माँ के लिए ऐसी मोटर जरूर बनाऊंगा। अब निकी की विचार शक्ति या इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग थी। वो अपनी सोच के अंदर ही तस्वुर करते हुए ऐसी चीजें खोजने लगा जो उसके ख्याल ही में उसे बड़ा वैज्ञानिक बना सकती थी। उसे अपने घर के काट कबाड़ खाने में लकड़ी की एक खपची मिली। उसने खपची को किसी तरह काट छांट कर एक तरफ से तेज और बारीक किया और अपने तौर पर तलवार खोज डाली। अब एक वैज्ञानिक ही की तरह उसने अपनी बनाई हुई चीज को टेस्ट करने के लिए खेतों की तरफ दौड़ लगाई और करीब एक मक्के का खेत ढूंढ भी लिया। इस खेत में लहलहाती हुई मकई की फसल तैयार खड़ी थी। बस फिर क्या था, छोटे से निकी ने खुद को एक जंगजू, एक लड़ाकू समझते हुए तलवार निकाली और मकई की फसल के एक एक पौधे को दुश्मन समझकर काटने लगा। निकोला टेस्ला कहते हैं कि मैं इन फसलों को काटते हुए जंगजू और लड़ाकुओं की तरह जोर जोर से हा हो ही की आवाजें भी निकाल रहा था। अपनी पहली खोजी हुई चीज को काम करते देखकर वो इतना जोश में आ गए कि जब तक थक कर चूर नहीं हुए तब तक दुश्मनों को उड़ाते रहे, यानी मकई की फसल को बर्बाद करते रहे। शाम को वो अनगिनत मकई के पौधों को काटकर एक जीते हुए योद्धा की तरह अपने घर में दाखिल हुए और जोर से पुकारा, मम्मा देखो मैंने क्या खोज निकाला। मैं तो एक इन्वेंटर हूँ, एक खोजकार हूँ। जब माँ ने उसके हाथ में तलवार और उसके मैले कपड़ों को देखा तो फौरन भागकर खिड़की से बाहर देखने लगी। थोड़े ही लम्हों में वो समझ गई कि तलवार की खोज और तकरीबन 1 साल की फसल बर्बाद हो चुकी है। फिर माँ ने अपने प्यारे बेटे निकी की ऐसी धुलाई कुटाई की कि उसे दिन में तारे नजर आ गए। फिर यूं हुआ कि कई दिनों तक उस बच्चे का तेज दिमाग एक और मसला हल न कर सका, वो ये कि आखिर उसके घर में आने वाले लोग उसकी की हुई खोज पर बातें करने के बजाय फसल की बर्बादी का अफसोस क्यों मना रहे हैं। इस हादसे से उसे ये तो समझ में आ गया था कि ऐसी खोज और इजाद का कोई फायदा नहीं जिसकी कोई तारीफ ही ना करे या वो खोज किसी के काम ही ना सके। सो अब निकी प्रैक्टिकल इजादात और प्रैक्टिकल खोजें करने के बारे में सोचने लगा। वो घर के बाहर खेतों के पास बैठकर ऐसी ही बातें सोचता रहता था कि अचानक एक दिन उसने गौर किया कि फिलहाल उसका कोई भी दोस्त गांव के अंदर मौजूद ही नहीं है। सबके सब दोस्त एक ऐसे लड़के के साथ मेंढक पकड़ने चले गए थे जिस लड़के के पास एक नई फिशिंग रॉड यानी मछली पकड़ने का औजार मौजूद था। अब इसकी वजह से निकी हसद और गुस्से में जल भुन गया। उसे लगा कि उसे अकेला छोड़कर उसके दोस्तों ने उसके साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। निकी ने अपने दोस्त की फिशिंग रॉड नहीं देखी थी, लेकिन उसे एक ऐसी जगह के बारे में मालूम था जहां पर मेंढक बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते थे। सो उसने अब अपनी दूसरी खोज पर काम करना शुरू कर दिया। उसने लोहे का एक तार लिया और उस तार को एक हुक की शक्ल दी। इस हुक के पीछे एक डोरी बांध दी और इसे एक रॉड या लकड़ी से जकड़कर इसे लेकर उस जगह चला गया जहां पर बहुत सारे मेंढक पाए जाते थे। अब निकी ने रॉड के हुक पर बेट यानी चारा लगाया और पानी से बाहर बैठे एक मेंढक के आगे फेंक दिया। जैसे ही मेंढक उस चारे पर झपटा वैसे ही पकड़ा गया। निकोला ने कुछ मेहनत के बाद अपनी खोज को और भी बेहतर किया और शाम होते होते काफी सारे मेंढक पकड़कर जब वो गांव वापस आया तो उसने देखा कि उसके सारे दोस्त तो खाली हाथ लौट आए थे। ये बात नन्हे से निकी या निकोला के लिए बहुत फख्र की बात थी। उसके दोस्त हैरान रह गए कि आखिर निकोला ने बगैर फिशिंग रॉड के इतने सारे मेंढक कैसे पकड़ लिए। अब निकोला भी अपने दोस्तों से काफी गुस्सा था, इसलिए उसने कई दिनों तक बताया ही नहीं कि उसने अपनी एक फिशिंग रॉड खुद से ही बना ली है, खोज कर डाली है। लेकिन हाँ, जब उसका गुस्सा ठंडा हो गया तो उसने अपने सब दोस्तों को अपनी इस नई खोजी हुई चीज को दिखाया भी
और सारे दोस्तों को एक एक नई फिशिंग रॉड बना कर दी। बस फिर क्या था, मेंढकों की तो शामतान पड़ी। जब अगली बार बारिश का मौसम आया तो गांव के हर बच्चे के पास अपनी अपनी फिशिंग रॉड थी और इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि वो साल मेंढकों के लिए बहुत ही भारी साल था। मेंढक या मछलियां पकड़ना और झीलों में तैरना नेकी के लिए फितरी चीजें थी। निकोला अपने बारे में कहते थे कि उनको स्विमिंग सीखने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि वो फितरी तौर पर बहुत अच्छे तैराक थे। पानी और पानी की ताकत उनकी अनकही मोहब्बतें थी। एक दफा उनको किसी ने कह दिया कि अमेरिका के अंदर एक नायग्रा फॉल यानी आबशार है जिसका पानी सैकड़ों फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है। तो ये सुनकर निकी ने सोचा कि क्यों न इस पानी की ताकत से एक बड़ा सा पहिया घुमाया जाए और फिर इससे बिजली पैदा की जाए। आसमानी बिजली से तो निकी का रिश्ता जन्म के पहले लम्हे से था और अब तो वो अपने इर्द गिर्द से बिजली पैदा करने और इस बिजली को इस्तेमाल करने के बारे में जानता पढ़ता और सीखता रहता था। 14 साल की उम्र से उसकी हाई स्कूल की पढ़ाई भी शुरू हो चुकी थी। इसी दौरान दुनिया में बिजली और बिजली से चलने वाली चीजों के बारे में उस दौर के वैज्ञानिक बहुत ही डिस्कस किया करते थे। इसके बारे में खबरें छपती थी और जैसे आजकल आईटी सेक्टर में नए नए आइडियाज और बदलाव आते हैं, कुछ छा जाते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं। हूबहू बिल्कुल उसी तरह निकोला टेस्ला के स्कूल के दिनों में बिजली के बारे में और बिजली के इस्तेमाल के बारे में ऐसे ही गुफ्तगू और डिस्कस होती रहती थी। निकोला टेस्ला का दिमाग भी बिजली के विषय में बहुत तेज चलता था। क्लास के सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स उसके मुतारिफ थे, उसकी तारीफ किया करते थे। लेकिन मसला यहाँ पर यह था कि उसका बाप एक ईसाई चर्च का पादरी था और वो अपने बेटे निकी को भी चर्च ही में लाना चाहता था। बल्कि बचपन में तो उसने निकोला की तरबियत के लिए उसको एक काम भी सौंपा था, एक ड्यूटी भी लगाई थी। वो ये कि चर्च की घंटी बजाने का काम निकोला को सौंपा था। दरअसल निकोला टेस्ला के पिता कुछ साल पहले अपना बड़ा बेटा, जो बहुत होशियार और इंजीनियर माइंडसेट का था, उसे एक खतरनाक हादसे में खो चुके थे। इसीलिए अब शायद वो इंजीनियरिंग या इन्वेंटर के नाम से ही खौफ खाया करते थे और कहते थे कि हमारे खानदान में एक इन्वेंटर, एक खोजकर्ता ही काफी था, अब और इन्वेंटर नहीं चाहिए। अपने पिता के सख्त रवैये के बावजूद निकोला टेस्ला को यकीन था कि वो अपने पिता को मना ही लेगा। सो दोस्तों, जब निकोला हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद अपने पिता को मनाने घर वापस आया तो अचानक ही कॉलेरा या हैजे की बीमारी में मुब्तला हो गया। अब कॉलेरा ये उस दौर की खतरनाक बीमारी थी। आज की तरह उस दौर में इस बीमारी का इलाज इतना आसान और आम बिल्कुल नहीं था। बेशुमार लोग उस वक्त इस बीमारी से मर जाते थे। सो निकोला के माँ बाप के पैरों तले से जमीन खिसक गई। एक बेटा वो हादसे में पहले ही खो चुके थे और दूसरा बेटा बिस्तरे मौत पर पड़ा था। तकरीबन 8 महीनों तक जब निकोला के सेहतमंद होने के कोई आसार नजर नहीं आए तो उसका बाप उम्मीद छोड़ने लगा। बाप ने मायूसी में कहा, अगर मेरा ये बेटा मौत के मुंह से निकलकर बच गया तो इसे दुनिया के बेहतरीन स्कूल में इसकी मर्जी की तालीम दिलवाऊंगा। शायद बाप की इसी बात ने निकोला के दिमाग में उम्मीद जगा दी और उसमें बीमारी से लड़ने की ताकत कई गुना बढ़ गई। बीमार निकोला धीरे धीरे ठीक होने लगा। बीमारी के 9वें या 10वें महीने के अंदर ही उसने बिस्तर छोड़ दिया और उसके बाप ने उसे पादरी बनाने की जिद भी छोड़ दी। अब निकोला इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए 1870 के अंदर ऑस्ट्रिया की ग्रास यूनिवर्सिटी में चला आया। उस वक्त तक अमेरिका समेत दुनिया के कुछ हिस्सों में बिजली का इंडस्ट्रियल इस्तेमाल हो चुका था। इससे मशीनें वगैरह भी चलाई जाती थी, लेकिन अभी इससे घरों के अंदर कोई काम नहीं लिया जाता था। ये वैसे भी डायरेक्ट करंट था, यानी सर्किट की एक तरफ से चलता और दूसरी तरफ जाकर खत्म हो जाता, यानी बिजली जाया हो जाती, बर्बाद हो जाती। यहाँ टेस्ला का जीनियस दिमाग फिर से अपने ख्यालों में गुम हो जाता और वो सोचता क्यों ना कोई ऐसा तरीका निकाला जाए कि सर्किट से भागता ये करंट जाया और बर्बाद ना हो, बल्कि यही करंट वापस आए और दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। जब निकोला ने ये थ्योरी अपने क्लास में टीचर से डिस्कस की तो उसका खूब मजाक उड़ाया गया। इसे अहमक या स्टूपिड तक कहा गया। सबने इसकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इसके दिल ने इससे कहा ऑल इज वेल। सो लोगों के मजाक उड़ाने के बावजूद वो नहीं घबराया। उसने खुद पर यकीन रखा और अपनी ही बनाई थ्योरी पर काम करना भी शुरू कर दिया। इस थ्योरी को उसने अल्टरनेटिंग करंट का नाम दिया, जिसे आम शब्दों में हम एसी करंट कहते हैं। ये एक इनकलाबी और दुनिया बदल देने वाली थ्योरी थी, लेकिन इसे प्रैक्टिकल करके दिखाना एक बहुत बड़ा मसला था। इस मसले के हल के लिए टेस्ला को इन्वेस्टमेंट यानी पैसा चाहिए था।
क्योंकि अगर वो करंट को जाया होने से बचाने वाली मोटर बना लेता तो जाहिर है ये मोटर बिजली की हर नई इजाद और हर नई खोज में इस्तेमाल होना थी, और इससे टेस्ला और इसका इन्वेस्टर इतने पैसे कमा सकते थे कि दुनिया में उस वक्त शायद इनसे दौलतमंद और कोई ना होता। मगर निकोला एक नौजवान अर्ली 20s का लड़का था और कोई भी इसके आइडियाज पर भरोसा करके एक बड़ी रकम दांव पर हरगिज नहीं लगाना चाहता था। फिर भी इसी दौरान भागदौड़ से उसे जाती तौर पर यह फायदा जरूर हुआ कि वो लोग जो बिजली से मुतल्लिक थे, बिजली के बिजनेस के ऊपर काम कर रहे थे, उन लोगों को टेस्ला के बारे में पता चल गया और ये भी खबर लग गई कि एक एनर्जेटिक नौजवान कुछ कर गुजरना चाहता है और उसके पास कोई आइडिया भी है। सो ऐसे ही एक शख्स ने 1882 में 26 साल के निकोला टेस्ला को अपने पास नौकरी पर रख लिया। अब दोस्तों यहाँ से वो कहानी शुरू होती है जो मॉडर्न और नए दौर की एक लेजेंड दास्तान है, जिसे हम और आप वॉर ऑफ द करंट्स के नाम से जानते हैं। क्योंकि निकोला टेस्ला को ये नौकरी मिली थी मशहूर जमाना वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन की कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी में पेरिस के अंदर। इस कंपनी में काम करते हुए टेस्ला ने अपने तौर पर इंडक्शन मोटर, जैसा कि पानी खींचने वाली मोटर जो कि आजकल हर घर में लगी हुई होती है, इसी मोटर की एक सादी सी शक्ल बना ली थी। लेकिन निकोला को पूरे यूरोप में अपने आइडियाज पर पैसे लगाने वाला अब भी कोई नहीं मिल रहा था। सो इसी दौरान उनको पेरिस ऑफिस के हेड चार्ल्स बेचलर ने न्यूयॉर्क के अंदर एडिसन की कंपनी एडिसन मशीन वर्कर्स में काम करने की पेशकश की और एक रिक्वेस्ट पर सिफारती खत एडिसन के नाम लिखकर उसे थमा दिया। अब निकोला टेस्ला ये खत लेकर 1884 में न्यूयॉर्क जा पहुंचे। उन्होंने एडिसन को वो खत दिखाया और एडिसन ने निकोला टेस्ला को $100 महीने की सैलरी पर इलेक्ट्रिक इंजीनियर की जॉब दे दी। टेस्ला की जॉब ये थी कि उन्हें वर्कशॉप के तमाम जनरेटर्स को रीडिजाइन करना था, उन्हें फिर से एक नए ढांचे में बनाकर तैयार करना था। ऐसा कहा जाता है कि निकोला टेस्ला से थॉमस अल्वा एडिसन ने यह वादा किया था कि सैलरी के अलावा भी इस काम के लिए वो उसे $50,000 का बोनस भी देगा। अब टेस्ला को अपने आइडियाज, एक्सपेरिमेंट्स और नई खोजों के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। इसी वजह से टेस्ला अब दिन रात खुशी खुशी काम करने लगे। वो हर रोज सुबह 10:30 बजे काम शुरू करते, यहाँ तक कि पूरा दिन काम में गुजर जाता, रात के 10 बज जाते और जब रात गुजरने के बाद सुबह के 5 बजते तब तक काम करते रहते थे। यानी वो लगातार 17 घंटों तक काम करते रहते थे। फिर 2 या 3 घंटे सोकर दोबारा काम पर लग जाते। वो खुद कहते हैं कि मैं कभी लगातार 2 घंटों से ज्यादा एक दिन में नहीं सोया। उनके नजरिए में किसी भी इजाद या खोज करने वाले के लिए इससे ज्यादा खुशी की और कोई बात नहीं हो सकती कि उसके दिमाग में सोचे हुए ख्याल एक नई मशीन की शक्ल में डल रहे हो। ऐसे हालात में इंसान खाना पीना, सोना, दोस्ती और मोहब्बत सब कुछ भूल जाता है। सो दोस्तों, निकोला ने 6 महीनों के अंदर अंदर तमाम जनरेटर्स को रीडिजाइन कर दिए, तमाम को पहले से ज्यादा बेहतर काम करने लायक बना दिए। मगर जब निकोला ने एडिसन से बोनस मांगा तो एडिसन ने कहा, अरे वो तो मैंने बस मजाक किया था, तुम लोग अमेरिकी मजाक को, अमेरिकी ह्यूमर को नहीं समझते क्या। अब निकोला टेस्ला तो अपने आइडियाज और खोजों के लिए एक बड़ी रकम की उम्मीद लगाए बैठे थे। सो एडिसन का ये जवाब उनके लिए एक तचके से कम नहीं था। जनवरी 1885 में निकोला टेस्ला ने अपनी डायरी के अंदर कैपिटल लेटर्स में एक बात लिखी, गुड बाय टू द एडिसन मशीन वर्क्स, एडिसन मशीन वर्क्स को अलविदा। अब नौकरी छोड़ने के बाद निकोला पूरी तरह से बेरोजगार हो चुके थे। उनके पास एक दुनिया बदल देने वाला आइडिया यानी एसी करंट को प्रैक्टिकल करने का आइडिया तो था, लेकिन इस आइडिया पर पैसा लगाने के लिए अमेरिका के अंदर कोई भी इन्वेस्टर तैयार ही नहीं था। निकोला के एसी करंट आइडिया के मुकाबले में महंगे और कम सलाहियत वाले डीसी करंट पर थॉमस एल्वा एडिसन की इजारादारी थी और उसके पास इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा थी। वैसे भी एडिसन अमेरिका में एक डार्लिंग सेलिब्रिटी था, ठीक इसी तरह जैसे अंबानी भारत के डार्लिंग सेलिब्रिटी बने हुए हैं। दोस्तों, एडिसन टेस्ला के आने से 2 साल पहले अमेरिकी घरों में बल्ब की रोशनी पहुंचाकर दुनिया भर में नाम, इज्जत और पैसा कमा चुके थे और कमा भी रहे थे। सो इसलिए एडिसन के मुकाबले में क्रोएशिया से आने वाले एक नाकाम और बेरोजगार की बात आखिर कौन सुनता। सो टेस्ला अपने एसी करंट का आइडिया लेकर पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें कोई मिल ही नहीं रहा था। हाँ, एक छोटी सी नौकरी उन्हें जरूर मिल गई। इस नौकरी में उन्हें $2 रोज के मिलते थे और काम ये था कि न्यूयॉर्क की सड़कों पर आर्क लाइट्स लगाने के लिए गड्ढे खोदने थे।
यानी ये एक मजदूरी भरा काम था। और न्यूयॉर्क की गलियों में लाइट्स लगाने का ठेका एडिसन की कंपनी को मिला था। यानी निकोला के लिए ये काम भी किसी हिसाब से कम बिल्कुल नहीं था, मगर निकोला को अपने पेट के लिए कुछ न कुछ तो करना ही था। निकोला के हिसाब से 1886, 1886 और 87 की सर्दियां और ठंडी रातें उनकी जिंदगी के बहुत बुरे और बहुत कठिन साल थे। उनको सिर्फ $2 रोजाना के लिए इतना काम करना पड़ता था। यही तो वो वक्त था जिस दौरान उनको अपनी सारी तालीम और सारी पढ़ाई एक मजाक लग रही थी। इस इंतहाई मायूसी के अंदर भी और अपनी जिंदगी के इतने कठिन और गमगीन दिनों में भी उन्होंने अपना ख्वाब नहीं छोड़ा, कभी भी हिम्मत नहीं हारी। दोस्तों, आपको एक बात बता दूं कि बड़े ख्वाब जरूर देखने चाहिए। अपने ख्वाबों को हमेशा जिंदा रखना चाहिए, क्योंकि मौका हर शख्स की जिंदगी में आता है। अगर आप तैयार हो तो आप इस मौके से भरपूर फायदा उठा सकते हैं, लेकिन अगर आप तैयार ना हो तो मौका जाया और बर्बाद हो जाता है और फिर आपके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता। सो एक ऐसा ही मौका, ऐसा ही चांस टेस्ला को भी मिल गया। दरअसल हुआ यूं कि टेस्ला ने एक दिन अपने फॉरमैन को अपनी इंडक्शन मोटर के बारे में बताया। ये वही मोटर थी जिसका डिजाइन वो यूरोप में तैयार कर चुके थे और इसमें एसी करंट ही इस्तेमाल होता था। वो फॉरमैन पता नहीं इस आइडिया को कितना समझ पाया, लेकिन वो टेस्ला से मुतासिर जरूर था और ये भी समझ चुका था कि ये मजदूर बाकियों से बिल्कुल अलग है। सो फॉरमैन ने इस मजदूर यानी निकोला टेस्ला की मुलाकात एक इंजीनियर अल्फ्रेड ब्राउन से करवा दी। जब टेस्ला ने अल्फ्रेड को अपनी मोटर और एसी करंट के कामयाब और प्रैक्टिकल इस्तेमाल के बारे में बताया तो उसे फौरन कुछ बातें समझ आ गई। अप्रैल 1887 1887 में यानी एडिसन की कंपनी को छोड़ने के 2 साल और 2 महीने बाद निकोला टेस्ला ने अल्फ्रेड ब्राउन के साथ पार्टनरशिप पर एक कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक के नाम से ओपन कर ली। इसमें टेस्ला को $250 की सैलरी भी मिलती थी। टेस्ला मेहनती तो थे ही, सो उन्होंने जल्द ही एसी करंट से बिजली पैदा करने का एक मुकम्मल निजाम या नमूना तैयार कर लिया। उन्होंने एसी करंट और इससे जुड़े पावर जनरेटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स और पावर सप्लाई के सारे हुकूक और राइट्स भी अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवा लिए। अब वो अपने पुराने बॉस यानी थॉमस एल्वा एडिसन के कंपटीटर भी बन चुके थे। अमेरिका में बिजली की सप्लाई की बहुत सी कंपनीज थी, लेकिन ये सब डायरेक्ट करंट यानी डीसी करंट के रूल्स पर काम किया करती थी। अब जबकि डीसी या डायरेक्ट करंट सबको अच्छी खासी इनकम जनरेट करवा रहा था, तो नई एसी करंट टेक्नोलॉजी पर पैसे क्यों लगाए जाए। बहुत से इन्वेस्टर्स की यही सोच थी। अब ऐसे हालात में निकोला टेस्ला अपने कंपटीटर से ऐसी हालत में जीत सकते थे जब वो एसी करंट को सस्ते में, जो कि वो था भी, हर गली और हर घर तक कामयाबी से पहुंचाने का यकीन दिला सकते तो। लेकिन ये सब करने के लिए उनको और ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए थी। सो उन्होंने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को अपनी वर्कशॉप में डेमोज और नमूने देना शुरू कर दिए, ताकि उन सबको यकीन दिलाया जा सके कि टेस्ला आइडियाज वर्क मोर देन एडिसन, यानी टेस्ला की टेक्नोलॉजी एडिसन से बेहतर है। इन्हीं डेमोज में उनको पहला बड़ा इन्वेस्टर भी मिल गया, जिसका नाम था जॉर्ज वेस्टिंगहाउस। जॉर्ज वेस्टिंगहाउस एसी करंट पर काम कर रहा था, लेकिन वो इसे ज्यादा सस्ता प्रैक्टिकल करने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। बस छोटे पैमाने पर इससे मशीनें वगैरह ही तैयार हो रही थी। लेकिन जब जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने देखा कि टेस्ला तो उसका मसला हल कर रहा है और उसके पास सुनहरा मौका है कि वो पूरे अमेरिका में अपने कंपटीटर्स को टेस्ला की मदद से शिकस्त देकर सबसे आगे निकल सकता है, तो उसने उसी वक्त $10 लाख से भी ज्यादा में टेस्ला से एसी करंट के सिस्टम का सौदा कर लिया। यही नहीं, ये भी तय किया गया कि एसी करंट के जनरेटर से पैदा होने वाले हर एक हॉर्स पावर पर टेस्ला को $2.5 की रॉयल्टी भी दी जाएगी। यानी जब तक जॉर्ज वेस्टिंगहाउस की कंपनी एसी करंट से बिजली बनाती रहेगी, तब तक टेस्ला को ये रॉयल्टी मिलती रहेगी। अब दोस्तों, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि टेस्ला कितने अमीर होने वाले थे, बल्कि वो तो रातों रात कटपति से लखपति बन ही चुके थे। अब जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक के नाम से नई कंपनी बनाई। फिर जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने निकोला टेस्ला की एसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके बिजली के ठेके हासिल करना शुरू कर दिए। ये डीसी करंट की हार की शुरुआत थी, क्योंकि डीसी करंट कम वोल्टेज का करंट था जो लंबे फासले की दूरी तक नहीं पहुंचाया जा सकता था। किसी बड़े शहर को बिजली सप्लाई करने के लिए हर एक मील पर एक नया पावर हाउस या नया बिजली घर बनाना जरूरी होता था। मतलब साफ है कि डीसी करंट पर भारी रकम, हैवी इन्वेस्टमेंट खर्च करने की जरूरत पड़ती थी।
जबकि दूसरी तरफ निकोला टेस्ला का एसी करंट हाई वोल्टेज भी था और इससे तारों और खंभों की मदद से हजारों किलोमीटर दूर तक पहुंचाया जा सकता था। सिर्फ एक पावर हाउस या एक ही बिजली घर की मदद से पूरे शहर को बिजली दी जा सकती थी। यूं टेस्ला का एसी करंट एडिसन के डीसी करंट के मुकाबले में बहुत सस्ता और बेहतर भी था। निकोला टेस्ला का ये एसी करंट एडिसन और डीसी करंट की दूसरी कंपनी के लिए एक बहुत बुरी खबर थी। अगर टेस्ला का ये आइडिया कामयाब हो जाता तो इन तमाम डीसी करंट वालों का धंधा बंद होने वाला था। लेकिन इस तरफ थॉमस अल्वा एडिसन तो अमेरिकी लोगों का डार्लिंग बॉय था, उनका हीरो था। उसके सामने टेस्ला की वैल्यू ना के बराबर थी। तो एडिसन ने टेस्ला के आइडिया को नाकाम करने के लिए हर वो गलत हरबा आजमाया, हर वो चाल चली जो वो चल सकता था। उसने अमेरिका की जनता को ये कहा कि एसी करंट बहुत खतरनाक है और वेस्टिंग हाउस यानी टेस्ला की कंपनी अपने किसी भी कस्टमर को बिजली सप्लाई के 6 महीनों के अंदर ही अंदर हलाक कर देगी, बर्बाद कर देगी। सिर्फ यही नहीं बल्कि एडिसन ने तो ये मुजाहरा या दिखावा करना भी शुरू कर दिया और न्यूयॉर्क के चौकों चौराहों पर कुत्तों और घोड़ों को एसी करंट लगाकर जान से मारना शुरू कर दिया। वो आम लोगों, सरकारी अफसरान और इन्वेस्टर्स में ये खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहा था कि वो एसी करंट से दूर ही रहे वरना अपनी जान से मारे जाएंगे। एडिसन इस लड़ाई में इस हद तक चला गया कि उसने एक ऐसे मुजरिम को जिसे सजाए मौत सुनाई गई थी, उस मुजरिम को ही एसी करंट से मारने का मशवरा दे दिया। जब वाकई में ऐसा किया गया तो बेचारा मुजरिम बहुत तड़पा। एडिसन के हाथों एसी करंट से सजाए मौत पाने वाले मुजरिम विलियम केम्बलर को मरने में पूरे 4 मिनट लगे। बल्कि कहा जाता है कि अखबारों में लिखा गया कि उसका जिस्म, उसकी बॉडी पूरी तरह से जल गई थी और उसकी लाश को ठंडा होने में कई घंटे गुजर गए। अखबारों ने इस तकलीफदेह मौत पर कमेंट या टिप्पणी करते हुए विलियम केम्बलर को बेचारा मुजरिम करार दिया। लेकिन जब ये सारी खबरें एडिसन तक पहुंची तो उसे किसी तरह का कोई पछतावा नहीं था, बल्कि उसने तो ये कहा कि क्योंकि ये पहली बार था कि एसी करंट से लोगों को मारा जा रहा है तो जोश जोश में उनसे कुछ गलतियां हो गई। इसलिए एडिसन ने ये तजवीज या आइडिया दिया कि अगर अगली बार किसी शख्स को बिजली की कुर्सी पर बैठाया जाए तो उसके दोनों हाथों को पानी से भरे बर्तनों में डुबो दिए जाए और इसके बाद ही करंट छोड़ा जाए ताकि वो जल्दी जल्दी मारा जाए और उसकी बॉडी बर्बाद ना हो। सो दोस्तों, अब सूरत हाल ये थी कि अमेरिकन जनता एसी करंट से जानवरों और इंसानों के मरने का दर्दनाक मंजर अपनी आंखों से देख रही थी और फिर उनके दिलों पर राज करने वाला वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन भी एसी करंट का विरोधी कर रहा था। सो अब एडिसन का प्रोपेगेंडा काम करने लगा। उसने पब्लिक ओपिनियन में आग लगा दी और लोग एसी करंट के खिलाफ खड़े भी होने लगे। इसी दौरान एक और हादसे ने भी एसी करंट, टेस्ला की साख और उसके बिजनेस को काफी नुकसान पहुंचाया। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि 1891 में न्यूयॉर्क में एक वायरमैन एसी करंट के खंभे पर करंट लगने से मर गया। इस हादसे के बाद न्यूयॉर्क शहर की सरकार ने यह हुक्म दिया कि एसी करंट के तारों को जेरे जमीन यानी जमीन के नीचे अंडरग्राउंड वायरिंग करके बिछाया जाए। एसी करंट के सारे खंभे खत्म कर दिए जाए और सारी वायरें और तारे जमीन के नीचे दबा दी जाए। अब एडिसन के डीसी करंट की वायरिंग तो पहले ही अंडरग्राउंड थी, मगर वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक को यानी निकोला टेस्ला की कंपनी को अपनी पहले से बिछाई हुई तारों को खंभों से उतारकर फिर से उन्हें जमीन के नीचे बिछाना पड़ा, जिससे वेस्टिंग हाउस कंपनी पर और ज्यादा माली बोझ पड़ा और इन्हें बिजली की कीमतें भी थोड़ी बहुत बढ़ाना पड़ी। वॉर ऑफ द करंट्स की इस लड़ाई में एडिसन के सामने टेस्ला हारते नजर आ रहे थे। आम जनता के लोग एसी करंट से अब डरने लगे थे। यूं लगता था कि एसी करंट अब मार्केट से गायब हो जाएगा। लेकिन दोस्तों याद रहे, सच दबाया जा सकता है, झुठलाया जा सकता है, लेकिन हराया नहीं जा सकता। आपने सुना ही होगा, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता। सो हारते हुए निकोला टेस्ला को कुदरत ने एक मौका और दिया। साल 1893 में शिकागो के अंदर वर्ल्ड कोलंबियन एक्सपोजिशन हो रही थी। इसमें लाखों लोग अप्लाई करके शरीक होने वाले थे। इस एक्सपोजिशन में नई बनाई मशीनों की नुमाइश या ट्रायल होना थी और बिजनेस कम्युनिटी के सैकड़ों लोगों को यहाँ पर आना था। ये दुनिया की पहली आलमी नुमाइश या वर्ल्ड एक्सपोजिशन था जिसे बिजली से रोशन करने का फैसला किया गया।
इसके लिए नुमाइश की जगह पर 1 लाख से भी ज्यादा बिजली के बल्ब रोशन किए जाने थे। अब ये एक बहुत बड़ा ठेका था। इसके लिए एडिसन और टेस्ला की कंपनीज ने भी बोलियां दी हुई थी। यानी अब ये सिर्फ ठेके ही की लड़ाई नहीं रही थी, इस बात की भी जंग थी। इस बात का भी फैसला होना था कि कौन सा करंट बाकी रहेगा, निकोला टेस्ला का एसी करंट या थॉमस अल्वा एडिसन का डीसी करंट। तो दोस्तों, इस नुमाइश के लिए टेस्ला की कंपनी वेस्टिंग हाउस ने $5 लाख और एडिसन की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक्स ने $10 लाख की बोली दी थी। एक्सपोजिशन के ऑर्गेनाइजर्स ने यानी कमेटी मेंबर्स ने इतने सारे तमाम प्रोपेगेंडे के बावजूद ये 1 लाख बल्ब लगाने का ठेका निकोला टेस्ला के एसी करंट को ही अवॉर्ड कर दिया। इसके अलावा बस एक बात थी जो एडिसन ही के प्रोपेगेंडे से फैली थी, वो ये कि एसी करंट से लोग मर जाते हैं। इस तासुर और सोच को रद्द करने के लिए निकोला टेस्ला नुमाइश के बाजार में पहुंचे और उन्होंने वहां पहुंचकर बहुत से लोगों के सामने बिजली के टर्मिनल पर हाथ रखा और करंट उनके जिस्म में, उनकी बॉडी में दाखिल हो गया। लेकिन इस करंट ने टेस्ला को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया क्योंकि वो कार के तलवे वाले जूते पहने हुए थे। यानी वो खुद ये दिखा रहे थे कि थोड़ी सी एहतियात और देखभाल रखी जाए तो यही करंट आने वाली दुनिया का बेहतर भविष्य है और महफूज भी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर यह बात जरूर मद्देनजर रखनी चाहिए कि हो सकता है एडिसन सिर्फ टेस्ला का विरोध करने में ही या बिजनेस राइवलरी में ही ये सब कुछ ना कर रहे हो, बल्कि हो सकता है वो दिलो दिमाग से यही समझते हो कि एसी करंट वाकई इंसानी जानों के लिए ज्यादा खतरनाक है डीसी करंट के मुकाबले, इसलिए एसी करंट को इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। आज भी हमारा तो यही मानना है कि जरा सी लापरवाही से एसी करंट लोगों को जला देता है या उनकी जानें ले लेता है। खैर 1893 तक निकोला टेस्ला ने अपने पुराने बॉस थॉमस अल्वा एडिसन को इस ऐतिहासिक लड़ाई वॉर ऑफ द करंट्स में चारों शाने चित करके हरा दिया था। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि इसके बाद की कहानी तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। निकोला टेस्ला, जिन्हें अब अरबोपति हो जाना चाहिए था, कौड़ी कौड़ी के मोहताज हो गए। रिमोट कंट्रोल, फ्लाइंग कार्स, रेडियोस और वायरलेस टेक्नोलॉजी डिजाइन करने वाला वैज्ञानिक नाकाम क्यों हो गया? आखिर दुनिया की 2 बड़ी ताकतें उसके लिखे कागजात पर क्यों लड़ रही थी? निकोला टेस्ला गुमनामी के अंदर क्यों चले गए और आज उन्हें थॉमस अल्वा एडिसन से बड़ा इंसान, उनसे बड़ा वैज्ञानिक क्यों माना जाता है? आइए जानते हैं। अमेरिकी होटल न्यूयॉर्क के 33rd फ्लोर 33वें माले के 3327 नंबर के कमरे में एक बूढ़े वैज्ञानिक की बॉडी या जिस्म पड़ा हुआ था। इसके पास वाले कमरे में जो वही इस्तेमाल किया करते थे, वहां दर्जनों सैकड़ों संदूक पड़े हुए थे जिनके अंदर उनके लिखे ऐसे कागजात मौजूद थे जो कागजात दुनिया की 2 सुपर पावर्स एक दूसरे से पहले हासिल कर लेना चाहती थी। लेकिन ये सारे कागजात फौरन ही अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने जब्त कर लिए। फिर इनमें से कुछ कागजात चोरी हो गए। इस वाकये को 77 साल 77 ईयर्स गुजर चुके हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि इस बूढ़े वैज्ञानिक के चोरी हुए कागजात आखिर कहाँ हैं। उसके कुछ पेपर जो पब्लिश किए गए थे वो भी जगह जगह से सेंसर्ड है। वहां पर आखिर क्या लिखा था, शायद कुछ ही लोग ये बात जानते हो। लेकिन असल सवाल ये है कि इन कागजात की इतनी अहमियत क्यों थी। अब दोस्तों, आप ये मत समझ लेना कि भाई कहाँ अच्छी खासी टेस्ला साहब की स्टोरी चल रही थी और अचानक ये सब क्या झमेला बीच में घुस पड़ा। तो माफ कीजिए, लेकिन ये सब आपको बताना बेहद जरूरी है। इसके बिना कहानी बिल्कुल अधूरी है। चलिए चुपचाप आगे बढ़ते हैं। 1890 की दिहाई तक निकोला टेस्ला दुनिया को एक जबरदस्त टेक्नोलॉजी एसी करंट की शक्ल में ट्रांसफर कर चुके थे। वो सिर्फ करंट से मिलने वाली रॉयल्टी से ही कई पुश्तों तक शाही शाहाना जिंदगी गुजार सकते थे। लेकिन हुआ ये कि इनकी कंपनी वेस्टिंग हाउस को अब नुकसान होने लगा। ये नुकसान उन्हें किसी और वजह से हो रहा था, लेकिन निकोला टेस्ला एक बेहद ही भले इंसान थे। वो लालची तो हरगिज नहीं थे। नुकसान इस हद तक बढ़ने लगा था कि निकोला टेस्ला शुरू से एसी करंट के हॉर्स पावर पर $2.5 की जो रॉयल्टी ले रहे थे, अब नुकसान की वजह से वो रॉयल्टी लेना भी बंद कर दिया, जिससे कंपनी नुकसान से बच सके और थोड़ा बहुत भरपाया हो सके। लेकिन टेस्ला की यही फरोख्तदिली उनको बहुत महंगी पड़ी, क्योंकि आगे चलकर जब उनके खोजे गए प्रोजेक्ट्स कॉमर्शियल नहीं हो सके
तब उनके पास आमदनी का कोई भी जरिया बाकी नहीं बचा था। फिर ये हुआ कि 1895 में न्यूयॉर्क में उनकी पर्सनल लेबोरेटरी में आग लग गई और निकोला टेस्ला का बहुत कुछ जलकर भस्म हो गया। दरअसल वो उस वक्त उस लेबोरेटरी में रेडियो की शोध और वायरलेस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे, जिसका ज्यादातर रिकॉर्ड जलकर खाक हो गया। और निकोला टेस्ला के इन रिकॉर्ड्स के जल जाने का फायदा हुआ मार्कोनी को, क्योंकि जब उनकी लेबोरेटरी जल गई तो उन्हें दोबारा सेटल होने में कुछ वक्त लगा। इसी वक्त के दौरान निकोला के राइवल और कम्पिटिटर मार्कोनी ने निकोला की और कुछ दूसरे माहिरीन लोगों की थ्योरीज को इस्तेमाल किया और उस पर रिसर्च किया और इनकी मदद से 12 मील तक रेडियो सिग्नल्स भेजने का एक्सपेरिमेंट करने में कामयाब हो गए। यूं रेडियो की खोज का सेहरा मार्कोनी के सर पर सज गया। निकोला टेस्ला बजाहिर रेडियो की खोज में मार्कोनी से पीछे रह गए थे, लेकिन इस टेक्नोलॉजी में वो अब भी मार्कोनी से बहुत आगे थे। वो 12 मील से भी कहीं ज्यादा फासले तक रेडियो सिग्नल्स भेजने की काबिलियत रखते थे। दोस्तों, इस रेडियो टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा फायदा ये था कि उस वक्त तक टेलीफोन की खोज भी हो चुकी थी, लेकिन टेलीफोन की तारें बिछाने में बहुत सा पैसा और मेहनत खर्च होती थी। अगर टेस्ला थोड़ी हिम्मत करते तो अपनी टेक्नोलॉजी को कमर्शियल करके बहुत ज्यादा फायदा और मुनाफा कमा सकते थे, लेकिन हुआ ये कि उनके दिमाग में एक अलग और नया आइडिया घुस गया। उन्होंने मार्कोनी से मुकाबला करने के बजाय ये सोचना शुरू कर दिया कि अगर आवाज की तरंगों और लहरों को बगैर तार के एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जा सकता है तो बिजली के करंट को क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता। सो उन्होंने सोचा कि क्यों न ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जाए जिसकी मदद से बिजली को बगैर किसी तार के पूरी दुनिया में पहुंचाया जा सके। टेस्ला ने अपनी लेबोरेटरी में वायरलेस बिजली से बल्ब रोशन करने के कामयाब एक्सपेरिमेंट्स भी किए। वो बगैर तार के कम फासले तक आसमानी बिजली की तरह बिजली यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करते और करीबी बैठकर किताबें पढ़ते रहते। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, ये तस्वीर आर्ट या फोटोशॉप बिल्कुल नहीं है, बल्कि असल तस्वीर है। वो अपनी इस कामयाबी का डेमो और नमूना बहुत सी यूनिवर्सिटीज और बहुत सी जगहों पर भी दे रहे थे, ताकि उन्हें फिर से कोई अच्छा इन्वेस्टर मिल सके जो उनके इस आइडिया पर इन्वेस्ट करे। लेकिन मसला ये था कि उनके ये एक्सपेरिमेंट्स बिजली को बगैर तार के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा तो रहे थे, मगर बहुत ही कम फासले तक ही पहुंचा रहे थे। लंबे फासले तक वायरलेस बिजली पहुंचाने का कामयाब एक्सपेरिमेंट उन्होंने अब तक किया ही नहीं था। सो इसी काम को अंजाम देने के लिए 1899 में उन्होंने अमेरिकी राज्य कोलोराडो में एक लेबोरेटरी बनाई और अपनी सारी दौलत लंबे फासले तक बगैर तार की बिजली पहुंचाने पर खर्च कर दी। अब निकोला टेस्ला दिन रात इस टेक्नोलॉजी पर काम करने लगे। वो कभी कभार 1 आध घंटे के लिए सो भी जाते, लेकिन इस दौरान अपनी नींद से भी बहुत ज्यादा और बेतहाशा काम लेते थे। और इतने ज्यादा काम के बोझ की वजह से वो साइंटिफिक कम्युनिटी में या वैज्ञानिकों की मंडली में मैड साइंटिस्ट यानी पागल वैज्ञानिक के नाम से मशहूर हो गए थे। ऐसी पागल वैज्ञानिक की लेबोरेटरी में लकड़ी का एक ऊंचा टावर था जिस पर एक एंटीना लगा हुआ था। एक शाम को कोलोराडो में रहने वाले शहरियों ने देखा कि उस एंटीना से बिजली की कई 100 फुट ऊंची लहर आसमान की तरफ उठ रही है। आखिर वहां ये सब क्या हो रहा था? तो दोस्तों, ये खुद निकोला टेस्ला ही थे जो उस वक्त लंबे फासले तक बिजली को बगैर तार के लंबी दूरी तक पहुंचा रहे थे। एंटीना से निकलने वाली इस बिजली की गड़गड़ाहट भी उस जगह से 20 मील दूर तक सुनाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही ये नजारा थमा, वैसे ही कोलोराडो शहर का पावर स्टेशन एक ही झटके से उड़ गया। पूरा शहर अचानक ही अंधेरे में डूब गया। पागल वैज्ञानिक यानी बेचारे निकोला टेस्ला एक बार फिर से और ज्यादा लोगों की गालियों, विरोध और तनकीद का शिकार हो गए। लेकिन फिर भी उन्होंने इतने बड़े हादसे से भी सबक नहीं सीखा और लगातार नाकाम एक्सपेरिमेंट्स करते चले गए। इन एक्सपेरिमेंट्स का सिलसिला तब रुका जब निकोला टेस्ला की जेब से आखिरी सिक्का तक खत्म हो चुका था। सन 1900 की शुरुआत में जब निकोला टेस्ला कोलोराडो से न्यूयॉर्क वापस आए तो उनका दिवालिया निकल चुका था। बिजली की रॉयल्टी यानी हर हॉर्स पावर पर मिलने वाली $2.5 की रॉयल्टी वो पहले ही छोड़ चुके थे। अब उनके पास आमदनी का एक भी जरिया बाकी नहीं बचा था। सो अब निकोला अपने पुराने बॉस और कंपटीटर जेपी मॉर्गन के पास पहुंचे
और कहा कि मॉर्गन, तुम मुझे वायरलेस बिजली पर एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए फंडिंग करो, क्योंकि अब मैं कामयाबी के सक्सेस के बहुत ही करीब पहुंच चुका हूँ। जेपी मॉर्गन मान तो गया, लेकिन लाइट या बिजली के लिए नहीं, बल्कि वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए, यानी रेडियो टेक्नोलॉजी के लिए। क्योंकि मार्कोनी जिन्होंने रेडियो की खोज कर डाली थी, वो ही अब इस कोशिश में लगे थे कि किसी तरह यूरोप से सिग्नल्स को अटलांटिक ओशन के उस पार अमेरिका के अंदर भेज सके, और वो भी बगैर किसी तार के। निकोला टेस्ला के लिए ये काम बहुत आसान था, क्योंकि वो तो वायरलेस टेक्नोलॉजी में मार्कोनी से बहुत आगे थे। यहाँ तक कि बिजली को भी बगैर तार के आगे तक पहुंचाने के कामयाब एक्सपेरिमेंट्स भी कर चुके थे। थोड़े फासले के लिए सही, लेकिन वो वायरलेस टेक्नोलॉजी पर कामयाब एक्सपेरिमेंट तो कर ही चुके थे। इसलिए जेपी मॉर्गन ये चाहते थे कि अगर निकोला टेस्ला ये वायरलेस टेक्नोलॉजी जितना जल्द हो सके प्रैक्टिकल शक्ल में ले आए, तो वो खुद ना सिर्फ बहुत ज्यादा मुनाफा कमा सकता है, बल्कि उनके साथ साथ टेस्ला भी एक बार फिर बहुत अमीर हो सकते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन पर रिसर्च के लिए जेपी मॉर्गन ने टेस्ला को 1.50 लाख यानी $1.5 देने का प्लान बना लिया। उसने न्यूयॉर्क शहर के करीब ही लॉन्ग आइलैंड पर टेस्ला को एक टावर और लेबोरेटरी भी बना कर दी, मगर टेस्ला ने इस लेबोरेटरी में रेडियो सिग्नल्स भेजने के बजाय एक बार फिर वायरलेस बिजली पर ही एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिया, यानी अपनी बर्बादी पर। इस सब का नतीजा ये निकला कि मार्कोनी को एक बार फिर से कुछ वक्त मिल गया, यानी मार्कोनी ने समंदर के उस पार बगैर किसी तार के सिग्नल्स भेज दिए, और टेस्ला का इन्वेस्टर जेपी मॉर्गन मुंह ताकता रह गया। अब मॉर्गन के टेस्ला से ही इख्तिलाफ और झगड़े शुरू हो गए। टेस्ला ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो बगैर तारों की बिजली को पूरी दुनिया में पहुंचाने की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं और कामयाबी के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। इसके जवाब में मॉर्गन ने एक तारीखी और ऐतिहासिक बात कह दी। मॉर्गन बोला कि अगर बगैर तार के हर घर में बिजली जाएगी तो हम मीटर कहाँ लगाएंगे। अब क्योंकि टेस्ला के पास इसका कोई जवाब नहीं था, तो मॉर्गन के पास भी टेस्ला के लिए कोई फंड और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, बल्कि अब उसके सारे फंड रेडियो के खोजक मार्कोनी के लिए वक्फ हो चुके थे। जब जेपी मॉर्गन ने हाथ खींच लिया तो टेस्ला एक बार फिर कौड़ी कौड़ी के मोहताज हो गए। वो बिजनेस कम्युनिटी में अपनी साख, अपनी रेपुटेशन भी गंवा रहे थे। यहाँ तक कि 1909 साल 1909 तक टेक्नोलॉजी की दुनिया से टेस्ला का नाम गायब होने लगा। टेस्ला के हरीफ या कंपटीटर एडिसन और मार्कोनी अपने काम से दौलत और शोहरत दोनों भर भर के कमा रहे थे, मगर टेस्ला तो अपनी रोजमर्रा की जरूरियातों के लिए भी परेशान रहा करते थे। हद तो यह है कि जिस वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कंपनी को नुकसान से बचाने के लिए टेस्ला ने अपनी $2 की रॉयल्टी तक माफ कर दी थी, वो वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कंपनी के लोग भी टेस्ला की कोई मदद नहीं कर रहे थे। दोस्तों, टेस्ला ने अपने दौर की बेहतरीन इजादात और खोजों में हिस्सा डाला था। दुनिया भर में 700 इजादात और 700 नई खोजें करने का सहरा उनके सर पर था, लेकिन फिर भी साइंटिफिक कम्युनिटी या वैज्ञानिकों की मंडली भी उनकी माली मदद को नहीं आ रही थी, बल्कि वहां पर तो उनके साथ साफ साफ ज्यादती हो रही थी। 1909 में साल 1909 में टेस्ला के हरीफ मार्कोनी को नोबेल पुरस्कार दिया गया, लेकिन जिसकी थियोरी से मार्कोनी ने फायदा उठाया था उनको, यानी टेस्ला को किसी भी इनाम या पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। अब उन्होंने खुद से अदालत में जाकर ये कोशिश की कि इस रेडियो और वायरलेस टेक्नोलॉजी की खोज में उनका भी हिस्सा है, इसलिए उनको भी यानी टेस्ला को भी कुछ रकम दी जाए, या कम से कम कोई रिकॉग्निशन या कोई अवार्ड ही दे दिया जाए। लेकिन टेस्ला ये मुकदमा भी हार गए, क्योंकि उनके पास कोई अच्छा वकील करने के पैसे ही नहीं थे। इस वाकये के 6 साल बाद एक बार फिर से लोगों ने उनके नाम के चर्चे सुने। वो ऐसे कि साल 1915 में निकोला टेस्ला और थॉमस एल्वा एडिसन को एक साथ फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार देने का फैसला हुआ, लेकिन फिर अचानक ही पता नहीं क्यों दोनों का नाम इस लिस्ट से निकालकर एक तीसरे ब्रिटेन के वैज्ञानिक विलियम हेनरी बर्ग का नाम दे दिया गया। नोबेल पुरस्कार वापस लेने की कोई वजह नहीं बताई गई, लेकिन लोगों ने यही ख्याल किया कि शायद सब कुछ खो चुके टेस्ला ने अरबपति एडिसन के साथ ही अवार्ड शेयर करने से मना कर दिया था, क्योंकि दोनों एक दूसरे के तकरीबन दुश्मन ही थे। इसलिए ये वाला नोबेल अवार्ड भी उनसे वापस लेकर किसी और को दे दिया गया। वजह कुछ भी हो, लेकिन नोबेल पुरस्कार ना मिलना टेस्ला के लिए बहुत ही तबाहकुन था। पैसा कमाना तो शुरुआत से ही उनका मकसद नहीं था, मगर जब इतनी ज्यादा मेहनत के बाद भी तारीफ के 2 हकीकी बोल भी सुनने को ना मिले,
तो मजबूत से मजबूत इंसान भी मायूस हो ही जाता है। सो टेस्ला भी बहुत मायूस होकर अपने आप में ही खोने लगे, बल्कि वो तो इंसानों से दूर भागने लगे थे। हमेशा पार्क में कबूतरों को दाना डालते रहते, उन्हें ही अपना दोस्त समझते और उन कबूतरों से ही पागलों की तरह बातें करते रहते। दोस्तों, हो सकता है कि शायद टेस्ला पागलपन ही में मर जाते, लेकिन फिर अचानक ही हिटलर की एंट्री हुई और निकोला टेस्ला का नाम एक बार फिर दुनिया की बड़ी बड़ी आलमी ताकतों के लीडर्स के मुंह पर चलने लगा। दरअसल हिटलर के जंगी तरीके और अजाइम को देखकर अमेरिका और ब्रिटेन ऐसे हथियारों की जरूरत महसूस करने लगे जिनकी मदद से वो हिटलर के जंगी जुनून से मुकाबला कर सके। ऐसे में टेस्ला ने ये दावा कर दिया कि उन्होंने एक ऐसा हथियार डिजाइन कर लिया है जो इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसके डर और खौफ से ही सारी जंगें और लड़ाइयां खत्म हो जाएगी। इस हथियार को बाद में डेथ रे का नाम दिया गया था। टेस्ला के हिसाब से वो डेथ रे हथियार की मदद से बिजली की सिर्फ एक ताकतवर लहर पैदा करेंगे और इससे 200 किलोमीटर की रेंज के अंदर उड़ने वाले तमाम हवाई जहाज तबाह हो जाएंगे। अब अमेरिका से लेकर यूरोप तक टेस्ला की इस नई खोज या डिजाइन के बहुत चर्चे होने लगे, मगर हकीकत तो ये थी कि टेस्ला ने ऐसे किसी भी हथियार पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, बल्कि ये बस उनका एक पेपर फॉर्मूला था। शायद इस फॉर्मूले की असल और अमली शक्ल ये हो सकती थी कि टंगस्टन या मर्क्यूरी यानी छोटे पारे के पार्टिकल्स को चार्ज करके उसे अगर एक गन के जरिए फायर किया जाए तो बिजली की एक लंबी सी ताकतवर लहर निकलेगी जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देगी। ऐसी गन्स आपने फिल्मों के अंदर भी देखी होगी। तो अब निकोला टेस्ला ने अपनी ये थियोरी ब्रिटेन, सोवियत रूस, युगोस्लाविया और फिर अमेरिका को भी बेचने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ थियोरी ही, असल हथियार तो मौजूद ही नहीं था। इसको खरीदने के लिए ब्रिटेन ने तो $30 मिलियन यानी $3 करोड़ की ऑफर भी रखी, लेकिन ये डील सक्सेस ना हो सकी क्योंकि निकोला टेस्ला ये चाहते थे कि उन्हें इस थियोरी की टोटल रकम पहले अदा की जाए। शायद इसलिए क्योंकि वो अपनी जिंदगी में पैसों के मामलात में बहुत मार खा चुके थे और इसी वजह से अब टेस्ला को किसी पर भी भरोसा नहीं रहा था। जबकि दूसरी तरफ ब्रिटेन की डिमांड ये थी कि टेस्ला अपनी थियोरी पहले हमारे हवाले करे ताकि हम चेक कर सके कि तुम्हारा फॉर्मूला सक्सेस यानी काम करने लायक है भी या नहीं। सो एक दूसरे पर भरोसा ना करने की वजह से ये डील या मुआहिदा टूट गया। दोस्तों, निकोला टेस्ला को 3 नंबर के आंकड़े से जिंदगी भर कोई ना कोई मोहब्बत रही है। 1930 की शुरुआत में वो अमेरिका के एक होटल न्यूयॉर्कर के 33rd फ्लोर या 33वीं मंजिल के 2 कमरों 3327 और 3328 में हमेशा के लिए रहने के लिए चले गए। एक कमरे में वो खुद रहते और एक कमरे में उनका सारा सामान पड़ा रहता। यहाँ पर वो अकेले ही रहते थे। इसी दौरान एक दफा टेस्ला पार्क की तरफ जा रहे थे कि अचानक ही एक टैक्सी से टकराकर जख्मी हो गए। उनकी कमर पर गहरी चोट लगी और 3 पसलियां भी टूट गई। इस पर और ज्यादा ये कि उन्होंने डॉक्टर के पास जाने से भी मना कर दिया, जैसा कि वो सारी जिंदगी यही तो करते रहे थे। इतनी नाकामी, बुढ़ापा और फिर इस हादसे ने उनकी बहुत बुरी हालत कर दी थी। निकोला टेस्ला का कहना था कि उन्होंने एक बार गलती से ये समझ लिया था कि उनको किसी खलाई मखलूक या एलियंस ने कुछ सिग्नल्स भेजे हैं और अब 80 साल की उम्र में 6 फीट 3 इंच के निकोला टेस्ला की हालत ये हो चुकी थी कि वो खुद एक एलियन की तरह दिखाई देने लगे थे। बस यही वो वक्त था जब उनकी पुरानी कंपनी वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक को भी होश आ गया और वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कंपनी ने अपने पुराने मालिक निकोला टेस्ला के खाने पीने और होटल रूम के किराए का खर्च अपने ऊपर ले लिया, जबकि युगोस्लाविया जो टेस्ला का आबाई वतन था, उस युगोस्लाविया की सरकार भी टेस्ला को मुआवजा देने लगी। इसी पैसे से अब टेस्ला का गुजारा चलने लगा। यहाँ तक कि टेस्ला ने अपनी जिंदगी के आखिरी 10 साल इसी होटल के इन्हीं 2 कमरों में गुजार दिए, जहाँ वो खुद भी रहते थे और उनके रिसर्च के तमाम कागजात और पेपर्स भी यहीं पड़े रहते थे। 1943 में टेस्ला के इन्हीं पेपर्स में से कुछ पेपर्स को हासिल करने के लिए अमेरिका इनके पीछे पड़ गया था। वो ऐसे कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर तड़ल्ले से चल रहा था, यानी जब दूसरा वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो अमेरिका को ये ख्याल आया कि क्यों ना निकोला टेस्ला से उनके हथियार डेथ रे का फॉर्मूला ही खरीद लिया जाए। सो इसी डेथ रे हथियार के मसले को लेकर अमेरिका के व्हाइट हाउस में एक हाई लेवल मीटिंग रखी गई, जिस मीटिंग में टेस्ला को शरीक होकर डेथ रे हथियार की थ्योरी पर बात करना थी।
लेकिन होटल में तो टेस्ला के कमरे के बाहर अगले 2 दिन से डोंट डिस्टर्ब का साइन लटक रहा था। जब होटल की एक मेड ने इजाजत लिए बगैर टेस्ला के रूम का दरवाजा खोलकर देखा तो इसी रूम नंबर 3327 में निकोला टेस्ला एकदम सुन पड़े थे। ये 7 जनवरी 1943 7 जनवरी 1943 का दिन था और 86 साल की उम्र के निकोला टेस्ला अब मर चुके थे। टेस्ला की आखिरी रसूमात को पूरा करने के बाद उनकी लाश को जलाकर राख को महफूज कर लिया गया, मगर टेस्ला की मौत ने एक जबरदस्त कंट्रोवर्सी पैदा कर दी। अमेरिकी एफबीआई के एजेंट्स ने टेस्ला के होटल वाले कमरे पर रेड करके धावा बोल दिया और वहां पर मौजूद सारे कागजात अपने कब्जे में ले लिए। एफबीआई के एजेंट्स इन कागजात को चेक करके इनका जायजा लेकर डेथ रे हथियार का फॉर्मूला ढूंढते रहे, लेकिन टेस्ला के वारिसों को, उनके रिश्तेदारों को अमेरिकी सरकार का ये एक्शन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो लोग टेस्ला की राख और उसके तमाम कागजात को यूगोस्लाविया ले जाना चाहते थे, क्योंकि जहां पर निकोला पैदा हुए थे वो क्रोएशिया अब यूगोस्लाविया का हिस्सा था। टेस्ला ने क्योंकि पूरी जिंदगी भर शादी नहीं की थी, इसलिए उनकी विरासत का दावेदार उनका भतीजा कोसानोविच था, जो कि यूगोस्लाविया में ही रहता था। यूगोस्लाविया की सरकार भी यही चाहती थी कि टेस्ला की राख और उनके छोड़े हुए कागजात उन्हीं को दिए जाए, ताकि एक कौमी हीरो की तरह उनकी यादगारों को महफूज रखा जा सके। लेकिन उस तरफ अमेरिका इसका विरोध कर रहा था, क्योंकि यूगोस्लाविया अमेरिका के मुकाबले पर खड़ी सुपर पावर सोवियत रूस का दोस्त और मददगार था। अमेरिका को ये शक था कि अगर टेस्ला की ड्राइंग्स और साइंटिफिक थ्योरीज अगर सोवियत रूस के हाथ लग गई तो कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। लेकिन इसी दौरान टेस्ला के कुछ कागजात चोरी कर लिए गए या गुम हो गए, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन कागजात को सोवियत रूस के जासूसों ने ही चुराया था। निकोला टेस्ला के वारिसों और यूगोस्लाविया की कोशिशों की वजह से 1952 में अमेरिकी अदालत ने टेस्ला की यादगारें और बाकियात उनके भतीजे कोसानोविच के हवाले करने का हुक्म जारी कर दिया। लेकिन यहाँ पर फिर एक मसला खड़ा हो गया, वो ये कि एफबीआई के रिकॉर्ड के हिसाब से टेस्ला का छोड़ा हुआ सामान तकरीबन 80 संदूकों के अंदर बंद था, मगर जो सामान टेस्ला का भतीजा कोसानोविच यूगोस्लाविया ले गया वो तो सिर्फ 60 संदूकों में ही भरा हुआ था। 20 ब्रीफकेसेस, 20 संदूक अब भी गायब थे। टेस्ला की बायोग्राफी विजर्ड द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ निकोला टेस्ला लिखने वाले बायोग्राफर मार्क सेफर के हिसाब से ये भी मुमकिन हो सकता है कि टेस्ला का सारा सामान 60 संदूकों के अंदर पूरा आ गया हो, और ये भी हो सकता है कि इसका कुछ हिस्सा अमेरिकी एजेंसी एफबीआई ने गायब कर दिया हो। बहरहाल जो भी हो, टेस्ला का भतीजा उनकी यादगारें, रिसर्च पेपर्स और उनकी राख लेकर यूगोस्लाविया पहुंच चुका था। इन कागजात में उनकी तफसीली ड्राइंग्स थी, जिनमें टेस्ला ने ऐसे उड़न खटोले या हवाई जहाज बनाने के आइडियाज लिखे थे जो बगैर किसी रनवेज के उड़ सके। मौसम बदलने और मसनूई बारिश बरसाने की थ्योरीज भी थी। बगैर तारों के बिजली ट्रांसफॉर्म करने के फॉर्मूले भी थे। डेथ रे हथियार पर बहुत सा काम किया गया था। रिमोट कंट्रोल टेक्नोलॉजी की कामयाब और सक्सेसफुल टेक्निक्स थी, और तो और सूरज की रोशनी से पूरी दुनिया में बिजली पहुंचाने के आइडियाज भी टेस्ला के इन्हीं छोड़े हुए कागजात में मौजूद थे। और भी ना जाने क्या कुछ भरा हुआ था, क्योंकि ये कागजात हजारों की तादाद में थे। इन्हीं सारे कागजात और टेस्ला की यादगारों को 1952 में यूगोस्लाविया में लाकर इसके कैपिटल बेलग्रेड के टेस्ला म्यूजियम में रख दिया गया। अगर आप इस म्यूजियम में जाए तो यहाँ आप देखेंगे कि एक ऊंचे मेज पर एक सुनहरी गेंद रखी गई है। सुनहरी गेंद टेस्ला का मनपसंद डिजाइन था, और इसी सुनहरी गेंद में उनकी राख को महफूज करके रखा गया है। इसके करीब ही उनकी आखिरी तस्वीर के तौर पर निकोला टेस्ला का डेथ मास्क भी रखा हुआ है, ताकि जो भी चाहे वो टेस्ला का आज भी आखिरी दीदार कर सकता है। निकोला टेस्ला को अपनी जिंदगी में तो अपने किए हुए कामों का सिला नहीं मिल सका, किसी ने उनकी कदर नहीं की, लेकिन जैसा कि हमारी दुनिया का ये रिवाज है, यानी टेस्ला के मरने के बाद उनकी बहुत इज्जत की गई। इन्हें मैन ऑफ फ्यूचर का नाम दिया गया। टेस्ला के ही नाम पर मॉडर्न इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाई जा रही है। कई यूनिट्स उनके नाम पर है। अमेरिका, क्रोएशिया, सर्बिया और ना जाने दुनिया भर में कहां इनके यादगार में मूर्तियां बनवा कर रखी गई है। जब टेस्ला जिंदा थे तो कौड़ी कौड़ी के मोहताज थे, लेकिन जब वो मर गए तो सर्बिया की करेंसी नोटों पर उनकी तस्वीरें छापी जाने लगी। ये तो हूबहू वैसे ही हो गया कि अगर आप खुद की इज्जत करवाना चाहते हैं तो एक बार मरकर देख लीजिए। इतनी अनथक मेहनत,
इतने कंट्रीब्यूशंस विज्ञान और हमारी इस दुनिया के लिए टेक्नोलॉजी डिजाइन करने वाला वैज्ञानिक अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में अकेला और तन्हे तन्हा हो गया था। लेकिन इसमें हैरत की क्या बात है, हमारी ये दुनिया तो आज भी वैसी है। यहाँ पर आज भी इंसान की इज्जत तब की जाती है जब उसके मरने की खबर आती है। लेकिन निकोला टेस्ला से एक चीज सीखनी चाहिए कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अपने ख्वाबों को हमेशा जिंदा रखना चाहिए और सही मौका देखकर लपक भी लेना चाहिए। एक और बात सीखने को मिलती है कि गलत रास्ते पर या गलत फील्ड पर चिपके नहीं रहना चाहिए, वरना वो गलत रास्ता आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। जैसे वायरलेस बिजली के आइडिया ने टेस्ला की जिंदगी बर्बाद कर दी। दोस्तों, आपने निकोला टेस्ला की जिंदगी से क्या सीखा? निकोला टेस्ला के बारे में वीडियो से हटकर कोई और बात जो आप जानते हो तो वो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान में रहे। अस्सलाम वालेकुम।